नमस्कार। आज हम मिलने वाले हैं गोविंद विश्वास सर जी से, जो वडोदरा के रहने वाले हैं और जिनका मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स हुआ है वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से। उनके आज तक बहुत से सोलो और ग्रुप शो हो चुके हैं और उन्हें बहुत सी स्कॉलरशिप्स और रेसिडेंसीज भी मिल चुकी है। तो आज हम उनसे जानेंगे स्कॉलरशिप रेसिडेंसीज को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या तैयारी करनी जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं गोविंद विश्वास सर जी से। नमस्कार, मेरा नाम मनाली है। आज हम आए हैं अलेम्बिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ पे ये स्पेस स्टूडियो हुआ है, यहाँ पे हम आज मिलने आए हैं आर्टिस्ट गोविंद विश्वास सर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी सुखम आर्ट टॉक में। तो आज हम सर के बारे में कुछ जानेंगे और उनकी जो जर्नी है उसके बारे में हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम अपनी बात रख सकें। और दूसरा मैं चाहूंगा कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मेरे चैनल पे भी जाकर जरूर देखें। इनको बहुत सारे आर्टिस्टों के इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। जरूर जरूर सर ने बहुत एक्सप्लोर किया है अच्छे से आर्ट को, और जरूर इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम गोविंद विश्वास है और चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सर हम शुरू करते हैं। कुछ सवाल मैं आपसे अभी पूछूंगी। तो आप शुरुआत में अपने बचपन के बारे में बताइए, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका गांव और स्कूल के बारे में। मेरा जन्म हुआ छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा, मतलब जिस गांव में शायद 35 घर होंगे। ऐसा मेरा गांव था। दोनों तरफ तालाब था और उधर एक साइड जंगल, एक साइड तालाब, दूसरे साइड तालाब, और गांव का जो एकदम कोना होता है उधर मेरा घर था। तो वो उस जगह से जब मैं इधर शहर आया तो मुझे लगता है कि अब जिस सोसाइटीज में हम रहते हैं, एक ही सोसाइटी में ऐसे 4-5 गांव बस जाते हैं। तो उस गांव का नाम है आरागाही और 82 में मेरा जन्म हुआ वहाँ। और उसके बाद मैंने सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, वो स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो मेरी पढ़ाई वहीं हुई अंबिकापुर में। फिर उसके बाद क्लास 6 से मैं शहर आ गया पापा के पास, पर फिर भी वहाँ कुछ समय सरकारी स्कूल, क्योंकि उस समय प्राइवेट स्कूल और ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती थी। और शायद उस समय अभी के लोग तो लाइट देख भी पाते हैं, उस समय हम लोग लालटेन और जो नारियल के डब्बे होते थे ना, उसमें दिया बनता था, लैंप, उसमें हम लोग पढ़ाई किए। तो वो एक अलग अनुभव था, एक गांव का एक अलग एक्सपीरियंस होता ही है वो सबके पास। फिर मेरी पढ़ाई वहीं प्राथमिक शिक्षा जो सरकारी स्कूल होती है वहीं में, फिर मैंने विवेकानंद में पढ़ाई की। फिर उसके बाद फिर मैं मल्टीपर्पज स्कूल था, वहाँ 10, 11, 12 एग्रीकल्चर से किया। पर आर्ट का जो एक होता है ना, शुरू से ही, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो भी कुछ कुछ करते रहते हैं। अच्छा, तो वही हम तो जेनेटिकली कैसा, मतलब उसका माहौल था? स्कूल का वैसा कुछ माहौल नहीं था, मतलब वहाँ आर्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ भी ये नहीं था जिससे है ना ये हो कि आर्ट फील्ड क्या है ये तक भी नहीं मालूम था। मतलब आर्ट के रिलेटेड मोटिवेशन है कुछ नहीं। पर जब हम लोगों को होता है ना एक हस्तकला करके स्कूल में एग्जाम के बाद, तो क्राफ्टिंग वगैरह, तो हम लोग क्या करते थे, आते टाइम स्कूल से एक झोला लटका है, सीधे नहर के ऊपर से चले गए। तो जब गर्मियों का टाइम होता था और उस समय एग्जाम, और वो पानी है ना सूख जाता था तालाब में, तो वहाँ जो मिट्टी होती है ना, नीचे वाली मिट्टी, वो हार्ड होती थी और उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस, उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा। तो वो लेके आते थे और रास्ते में वो खेलते 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 स्कूल पहुंच गए। ओके। फिर वहाँ कुछ जाके बैठ के बनाए तो किसी ने उठा के उसको ऑफिस में रख दिया। फिर कभी ऐसे कॉपी के पीछे जो हार्ड बोर्ड होता है उसके ऊपर पेज बना दिया। तो इस तरीके से मतलब लोग देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, लोग बोलते थे बहुत अच्छा लग रहा है, बस उतना ही। इसके आगे कभी ना कंपटीशन के लिए गए। पहली बार मुझे याद है कंपटीशन के लिए मैं क्लास 8 में था, तब हमारे एक त्रिपाठी सर थे, वो लेके गए एक जू में, वहाँ पे कुछ कंपटीशन था, एक अवार्ड सर्टिफिकेट मिला। पर ये जो माहौल, हमें इस तरह का माहौल, बट पापा हमेशा ये बोलते थे कि तुझे शांति निकेतन भेजेंगे। अच्छा। बट उनको पता था, बट वो शांति निकेतन क्या है, क्या होगा उधर, मुझे कुछ आपको पता नहीं है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले तो वैसा कुछ माहौल नहीं था, तो आर्ट की तरफ मुड़े कैसे? मतलब पापा ने वो बताया था ठीक है कि शांति निकेतन भेजेंगे,
लेकिन आपको कैसे मन हुआ कि ये करना है मुझे? मेरा 12th खत्म हुआ, उसके बाद एक शर्मा सर थे, हम्म, वो साइन बोर्ड वगैरह लिखते थे। तो मेरे दादाजी बोले कि तुम उनके पास थोड़ा सीख लो। हम्म, तो मैंने सीख लिया और मेरे सारे दोस्त जो पढ़े हुए थे वो लोग चले गए बाहर। और फिर मुझे लगा कि मुझे अगर इस फील्ड में करना है तो मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे कि अकेला है घर में, बाहर जाएगा तो फिर घर का पूरा इधर उधर सारा चीज़ ये हो जाता है। मतलब भाई बहन है आप हाँ, अकेले मैं ही? अकेला था, बाद की सिस्टर बाद में हुई, तो उस मेरे से बहुत छोटी है वो। अच्छा। तो वो एक था कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो मन में वो जो क्लास 7 से मन में डाल दिया कि जाना है करके शांति निकेतन शांति जाओ। निकेतन जाना है। पर शांति निकेतन तो नहीं गया, हम्म, पर मुझे मालूम था कि इंदौर में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज है हाँ, और मेरे पास साइकिल थी। मैंने साइकिल बेच दी मेरे एक दोस्त को ओके। और उससे 600 रुपये लिए, हाँ। मेरी मम्मी से 200 रुपये लिए और मैं घर से निकल आया बिना अरे बोले। बाप रे। पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैं घर से निकल आया और मैं इंदौर पहुंचा जैसे जैसे। पर उसी दिन मैं बता सकता हूँ कि बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपकी अगर चाहत है और उसको पाने की, तो वो आप कैसे भी वो पा लेते हो। हाँ, तो इंदौर में जो मुझे सीनियर्स मिले, उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया और उसी दिन 1-2 दिन के अंदर ही बहुत सारा ऐसा सेट हो गया। फिर वहाँ मामा जी थे, फिर मैं मामा जी के पास रहने लगा, मौसी लोग हैं उनके पास रहने लगा। मतलब इंदौर फिर में? हाँ, हाँ। फिर मैंने वहाँ 3 साल करीब 4-5 महीने इंदौर कॉलेज किया। फिर मेरी तबीयत खराब हुई, तो फिर मेरे को वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। हम्म, तो ऐसे आर्ट से रिलेटेड वहाँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मुझे दूसरी जगह नहीं मिलती। हम्म, पर जो एक कॉन्सेप्ट वाइज काम का जो एक तरीका होता है, वो मुझे बड़ौदा आने के बाद मिला। ओके। तो इंदौर में जो आपकी पढ़ाई हुई वो वहीं पे छूट गई और बाद में मतलब शुरू से बैचलर ओके। डिग्री मैंने वापस से यहाँ से ज्वाइन की। तो बड़ौदा के बारे में आपको कैसे पता चला कि यहाँ ऐसा कॉलेज है और यहाँ आपको आगे की पढ़ाई करनी मिलेगी? क्योंकि इंदौर जैसे जब इंदौर में मैंने पढ़ाई शुरू की तो बहुत सारे ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में मालूम पड़ ही गया था हाँ, कि धार में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, खैरागढ़ में है। तो खैरागढ़ में एक बार ज़रूर गया था अच्छा। कि जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम वो हुआ था, तो उसके लिए हमारी प्रिंसिपल थी राजू भंडारी, उन्होंने बोला कि तुम खैरागढ़ में जाके परमिशन लेके आओ कि तुम्हें पढ़ने दिया जाए। अच्छा। तो वहाँ गया तो वहाँ शर्मा सर थे, उन्होंने बोला कि तुम यहीं पढ़ लो, घर तुम्हारा पास में है छत्तीसगढ़ में। हाँ, बट मेरा मन नहीं हुआ, मैं आधा एग्ज़ाम में से उठा ओके। और मैं बड़ौदा के लिए निकल पड़ा। मेरी एक हाँ। दोस्त थी, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शर्मा उसका सरनेम था। ओके। तो उसने बोला कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो चलेगा क्या? हम्म, तो निखिल शर्मा। तो उसने उसने जैसे ही बोला मैं सीधे वहाँ से रतलाम आ गया। फिर रतलाम में उसके यहाँ रुक के फिर हम लोग यहाँ आए और यहाँ आए तो उस समय पूरा बड़ौदा डूबा हुआ था। अरे बाप रे। फ्लड 2005 की बात है। बाप रे 2005 2005 में फिर उसके बाद यहाँ एडमिशन हुआ। तो यहाँ का तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब यहाँ आया तो भी जेब में पैसे नहीं, मतलब फीस भरने के बस थे। तो एक लड़का मिला मुझे, वो बोलता है कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, तो मुझे कुछ फीस मतलब पैसे दे दो। हम्म, तो मैंने दिया और फीस भरने के पैसे लेके जो गया उसके बाद लौटा नहीं। अरे तो बाप रे। मैं इसलिए ये स्टोरी बताना चाहूंगा क्योंकि आप बोलते ना अगर आपकी चाहत है तो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा ही। यहाँ सृजन आर्ट गैलरी है, उसके जो ऑनर हैं हितेश राणा जी, उन्होंने मुझे 4 छोटे छोटे इतने छोटे छोटे काम थे, मैंने उनको दिखाया। मैं बोला सर ये काम आप रख लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्यों रखूँ, मैं बोला मुझे फीस भरना है। हाँ, तो उन्होंने कुछ इधर उधर नहीं सोचा, 2000 रुपये निकाल के दिए और मैं जाके दूसरे तीसरे दिन फीस फीस भरी। भरी और आपके तो बस उसके बाद धीरे धीरे जर्नी चल पड़ी। और ये मतलब वो बोलते हैं ना, आज हम सोचते हैं कि कल के बारे में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं सोचते थे। और कल जब हम सोचने बैठे ना तो पता चला कि कुछ ना कुछ तो काम आता ही जाता है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घटनाएं हैं जो आपको जीवन में बहुत सारी चीजें सिखा के जाती हैं। और फिर अभी वापस मैं आती हूँ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ से बढ़ा तो कुछ तो ऐसे घर में कोई था जिसको इंटरेस्ट था आर्ट में कि वो कुछ करते थे हाँ। जो देख के आपको
पापा को मैंने करते हुए देखा है। मेरे नाना जी जो है ना, उनका पैर कट गया था ट्रेन से। हाँ। तो जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो उस समय पापा ही थे जो उनके पास बहुत समय थे। तो वो उनको याद है वो चीज़ें, जब उनको वो नर्स लोग लेके आए, या वो व्हील जो होता है ना, 3 व्हीलर, वो गिफ्ट किए। तो वो सब चीज़ें मैंने देखा था पापा को पेंसिल से ड्रॉ करके, बहुत सुंदर रियलिस्टिक काम करते थे ऐसे। अच्छा। वो करके रखे। तो मुझे भी वही, मतलब एक जेनेटिक जो होता है ना, उसी वजह से हुआ। बट एक जो वे है वो मुझे खुद को चूज कुछ करना सही पड़ा। मिला, हाँ हाँ। अच्छी बात है, तो देखने को कुछ कुछ मिल रहा बिल्कुल। था, तो बीच तो थे बिल्कुल। वहाँ पे। और हालांकि आर्ट में जो लोग है ना, जिनका मन इस तरफ होता है, पढ़ाई में उनका झुकाव नहीं होता है। वो बात तो है। ये तो सभी क्रिएटिव सभी फील्ड के के, लोगों में हाँ होता हाँ, ही है। सभी के साथ होता है। इसकी तरफ हमारी इंटेंसिटी इतनी होती है कि बाकी तरफ बाकी थोड़ा तरफ सा, नहीं हाँ, होता है। ध्यान नहीं होता। तो अभी हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट के बारे में। बिल्कुल। तो आप अभी किस सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं सर? बेसिकली मैं एकेडमिक टाइम पे जो मैं काम कर रहा था, वो है वही सब्जेक्ट जो मेरे पेरेंट्स जब बांग्लादेश से इधर आए इंडिया, डिपोर्ट होके 1971 में। तो ये इसके पीछे भी काम करने का एक रीज़न है। मुझे नहीं पता था कि वाकई काम में क्या होता है। ये ऑब्वियसली आप आर्ट फील्ड में होंगे ना, तो आपको ये चीज़ें तो होती ही हैं, मतलब आप कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे कहाँ जाना है। बिल्कुल। हमारे सर हैं वासुदेव अक्कम, उन्होंने मुझे बोला कि तुमको जो कलर अच्छा लगता हो ना, वो कलर तुम मत लगाना कैनवास पे, ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत बहुत ही डिफिकल्ट। आपको अगर रेड कलर हाँ, पसंद है, हाँ, और तो उसको ना लगाने बोला जाए। तो मुझे लेमन येलो पसंद नहीं था। हाँ। मैंने कैनवास पे लगाया, 2 दिन मैं उस काम के साथ रहा ना, तो मुझे अच्छा लगने लगा। अच्छा, ओके। फिर वो एक टास्क था कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको कैसे ये करूं। हाँ, तो फिर मैंने कैसे उसमें आगे लाके बढ़ा? कीचड़ लगा दिया, मैंने अच्छा। उसमें पत्तियां चिपका दी, मैं उसमें अखबार ले जाके घिस दिया, फेविकॉल डाल दिया। तो मुझे मालूम नहीं था कि ये सर का है ना टेस्ट करने का तरीका है। ये स्टूडेंट को हाँ। जब आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हो ना, तो वो खाली करने का तरीका वो सर ने तब मेरे पे वो अपनाया। फिर करीब 15 दिन मैं परेशान। ये बहुत मुश्किल चीज है, ये बहुत मुश्किल आसान चीज है। अपने हाँ, आप सधे हुए हैं, उसको बिगाड़ के आपको सही करना है, उसको तोड़ना बहुत- तोड़ना, और फिर उसको बाद फिर से उसको गढ़ना। हाँ। तो सर ने मुझे वो टास्क दिया। फिर एक दिन सर पूरा टाइम मेरे को दिए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम अपने फैमिली के बारे में बताओ। तो मैं बोला सर, मेरे को थोड़ा झिझक होता था कि मेरी फैमिली है ना, रिफ्यूजी बोलते हैं ना, वो झिझक होता था। शुरू में स्कूल में भी बहुत सारे लोग बोलते थे। तो सर को जब मैंने बोला ना, तो सर बोले तुम्हारे पास तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि तुम उसको लेके कर सकते हो। तो मैं फिर सोचा कि इस टॉपिक में भी क्या लोग काम कर सकते हैं। फिर वो जो सरफेस में बनाया ना, वो एकदम रस्टी सरफेस हो गया था। और बहुत, फिर भी वो, मतलब ऐसे बोलते ना कि रस्टी सरफेस होने के बावजूद भी वो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर बोले कि तुम अब क्या करना चाहते हो उसमें। तो मैं बोला सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि तुमने कभी एरोप्लेन में बैठा है। तो मैं बोला नहीं सर। तो बोले कभी बैठोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये सरफेस है, सिर्फ लैंडस्केप ऐसे ही नहीं दिखता, हाँ। ऐसे भी दिखता है। ओके। तो तब जाके मेरे हाँ, काम में हाँ। ये मैपिंग और ये सब जैसे देख रहे हैं, ये चीजें है ना, हाँ, हाँ। ये कार्टोग्राफी क्या होती है वो भी मुझे नहीं पता था। ओके। पर मंजीत बाबा के भाई हैं शायद जो वहाँ पे थे, शिमला में, ऐसा मुझे मालूम। मंजीत बाबा या किसी किसी का तो उन्होंने रेफरेंस दिया था कि उनके ब्रदर रहते हैं वहाँ, वो कार्टोग्राफर है। तो जैसे ये लाइन जो दिख रही है ना, ये एक मैपिंग होती है। मैपिंग में जब हम सर्कल सर्कल ये करते हैं, तो वो लेबल ऊपर ऊपर होता है। जब हम पहाड़ों को देखते हैं, हाँ। तो ऐसे सर्कल से वो, और उसमें तो ये लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। बाद में जाके आपका कॉन्सेप्ट क्या है, विजुअल एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आपके चाइल्डहुड मेमोरीज को लेके आप काम करते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो तो है, वही ये मेमोरीज। और ये आपने जो बताया बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में, जो वहाँ से यहाँ आए डिपोर्ट हैं, हुए। हाँ, तो वो आपके सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट बिल्कुल। तो उसे लेके आप आगे अभी उसमें कुछ कुछ उसी में ही add मैं हो रहा है। अभी तो ऐसा है, जैसे अगर स्पेस की बात करें, जैसे हर किसी का एक पर्सनल दायरा होता है, ठीक है, ऐसे एक देश का भी दायरा है। हाँ, हाँ। उस देश में जब कोई दूसरा एंटर करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाँ। तो अभी बहुत सारे हम लोग आए दिन ये सब चीजें देखते हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं,
एक दूसरे के क्षेत्र में जा रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में कब्जा कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये मैटर है। तो सोशियो पॉलिटिकल भी काम मेरे इसमें दिखते हैं। अगर मैं बात करूं इस तरह के सब्जेक्ट को लेके काम करने का, तो जरूरी नहीं कि उसमें डिस्प्यूट लड़ाइयाँ दिखें, लेकिन एक दूसरे के स्पेस में जब कोई जाता है तो उसको लेके भी काम हो सकता है। तो वो सारी चीजें मैं अपने काम में रखता हूँ। जरूरी नहीं कि वो एक्सप्लेन करें, जरूरी नहीं कि उसको हम बताने जाए किसी को, लेकिन जैसे किसी का अगर मैं मेरे काम की बात करूं, इसमें जैसे ये लाइन दिख रही है, प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है, तो सिर्फ वो फॉर्म जो है वो मेरे नजरिए को रखता है कि प्रोस्पेक्टिव बोले तो किसी के लिए भी प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, या हम लैंडस्केप में जो प्रोस्पेक्टिव यूज करते हैं वो भी हो सकता है। मतलब आपको आपके काम को आगे ले जाने के लिए ये चीजें जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ वही आपका कॉन्सेप्ट वही, और ये एक मैजिकल मोमेंट की तरह होता है। अगर मैं काम को एंजॉय कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए बहुत वो पल बहुत अलग होता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ वो प्रोसेस, क्योंकि ये मटेरियल को एक्सप्लोर करना, और दूसरा ये मटेरियल मेरा खुद का ढूंढा हुआ है, इस मटेरियल में कोई काम नहीं करता, तो इसके लिए और मुझे और इंटरेस्ट आता है। मजा अलग ही बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट आपके कॉलेज के दौरान भी चल रहे थे या फिर कॉलेज पास आउट होने के बाद? कॉलेज के समय तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्टों के पास, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास समय नहीं होता है। तो ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में जो वाइपिंग पेपर होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो वाइप करके फेंक देते हैं। तो मैं सुबह सुबह जाके वो इकट्ठा करके लाता था, और उससे मैं पेस्ट कर करके ऐसे बड़े बड़े पेन उस पे मैंने चिपकाया। लेकिन इन कॉन्सेप्ट और इन सब्जेक्ट पे काम करना, ये आपके दिमाग में कॉलेज की पढ़ाई के वक्त ही आया। एक्चुअली होता है, आप है ना, जिन चीजों से आप प्यार करते हैं, आपके आसपास जो आप यूज करते हैं, जैसे आप मान लीजिए बैग यूज कर रहे हैं, या शूज यूज कर रहे हैं, या कोई बेड यूज कर रहे हैं, या चेयर, कोई आपका फेवरेट चेयर हो। कई स्टूडेंट्स को देखना ऐसा होता है कि वो जब वो एक चेयर पे वो कंफर्टेबल लगने लगता है ना, तो कोई लेके भी जाएगा ना तो ढूंढ के लेके आएगा, वो हमेशा ऑब्वियसली होता है। तो ये सब चीजें है ना, वो धीरे धीरे वो इस तरीके से होता है। हाँ, कई बार हम देखते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के उसमें चेयर बना हुआ है, तो वो चीजें हम रियलाइज करते हैं कि शायद ये हो सकता है उसका फेवरेट चेयर, या उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो वही चीजों को तो पेंट करता है। और आर्टिस्ट मेरे ख्याल से वो अगर अपने आइडियाज को अपने लिए जीता है, दूसरे लोग तो बाद में पसंद करते हैं, पहले जब बनाने वाला। बिल्कुल, तो ये चीजें होती हैं, बनाने वाला का उसके साथ कनेक्ट होना, प्रोसेस में रहना, देखने वाले का तो मेन वही है प्रोसेस। मैं सुरेश सर का नाम भी लेना चाहूंगा। एक बार हमारे कॉलेज में एक पॉन्ड है, उसमें मैं नाव बना के खेल रहा था, तो सर बोलते हैं क्या ये तेरा आर्ट है? तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं जस्ट खेल रहा हूँ। मैं कॉलेज से पास आउट होने के 6-7 साल बाद मुझे लगा क्यों नहीं हो सकता मेरा आर्ट, क्योंकि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी तो हो सकता है, बट वो रियलाइजेशन कॉलेज के दौरान नहीं होता है। वो जब आप पास होके निकल जाते हैं ना, शशि सर बोलते थे कि अपने पेंटिंग में इतनी सारी चीजें मत भरा करो, तो वो भी है। फिर इंद्रो सर बोलते थे कि अपनी चीजों को है ना प्लेफुली काम करो। सबका एक एक अलग अलग तरीका होता है, हमें चूज करना होता है कि हमें कैसे काम करना है, हमारा खुद का तरीका कैसा है वो ढूंढना। वो एक्चुअली नेचर के हिसाब से आता जाता है। जब हम जो मेरा नेचर है, अगर मैं ट्रांसपेरेंट नेचर का हूँ तो मेरे काम में ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। तो वो चीजें है ना, जब नेचर के साथ ढल जाता है तो काम देखने में, वह काम को करने में और मजा आता है। और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है काम के साथ। आर्टिस्ट के लिए एक काम के साथ कम्युनिकेशन, दूसरा व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेशन। हमें तो ऐसा खुला होना चाहिए कि अगर आपको कहीं से भी आइडियाज आ रहे हैं या कोई दे रहा है तो रख लो, जो बाद में यूटिलाइज करना है वो करें, नहीं करना है मत। बिल्कुल। और आपने जैसे ये बात कही कि आपकी ये नेचर की बात है, तो अभी मैं आपसे इस बारे में सवाल पूछना चाहूँगी कि जो आपका आर्टिस्ट स्टेटमेंट है उसमें आपने बोला था कि आपको नेचर, आर्किटेक्चर और डिजाइन, ये चीज़ें आपको इंस्पायर करती है। बिल्कुल। तो ये इंस्पिरेशन, यही 3 चीज़ें क्यों इंस्पायर करती है और वो आपके साथ कैसे जुड़ी हुई है? बेसिकली जब लैंड डिस्प्यूट होता है ना, जमीन या जायदाद ऐसे डिस्प्यूट होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और आर्किटेक्चरल फॉर्म लगभग मेरे ख्याल से वो इतिहास को दोहराता है, तो इस वजह से मैं ऐतिहासिक चीजों को लेके शुरू में नहीं करता था। वो बाद में जब धीरे धीरे थोड़े पैटर्न चेंज हुए, क्योंकि मोस्टली हम लैंडस्केप करने जाते हैं तो हमें एक फॉर्म दिखता है, चाहे वो
हम वैसी चीजों को चूज करते हैं जो हमें अच्छा लगने लगता है। तो हम ऐसे चीजों को लेके चलते हैं, जैसे मान लो एक लैंडस्केप में एक हर्ट हुआ, एक शेडो पड़ रहा है या गली हुआ, तो उन फॉर्म्स को लेके मैं आज भी वो आर्किटेक्चरल उसमें जो चीजें ऐसे शेड कहीं, तो शेड का सिर्फ एक ऊपर का एक पार्ट दिखता है, जरूरी नहीं कि उसके विंडो भी दिखे, उसका डोर भी दिखे, ऊपर का छत का एक पार्ट से दिखता है, जहां शेडो पड़ रही है वो चीज भी दिख सकती है, या डोर का आर्च भी दिख सकता है, जैसे वो उल्टा भी हो सकता है। कुछ प्रोस्पेक्टिव में जैसे वो वॉल एक दो वेनिशिंग पॉइंट की ओर चला गया, वो सारी चीजें। तो उस तरह के आर्किटेक्चरल फॉर्म को लेके मैं और उसको डिकंस्ट्रक्ट करके मैं अपने काम में रखता हूँ। और डिजाइन पैटर्न तो ये सबके लाइफ का एक हिस्सा है, वो चाहे आप सभी लोग एक ना कोई ना कोई पैटर्न में चलते हैं, उनका नेचर ही पैटर्न में होता है। तो ह्यूमन नेचर की बात करें या आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें, वो मैं एज ए नेचर उसको मैं करता हूँ। तो आपने अभी बहुत से लोग इस चीज से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके काम में देखने को मिलता है कि ज्यादा गौर आपने उस पर किया। बिल्कुल। और नेचर बोले तो है ना, जरूरी नहीं कि वो पेड़ पौधे हों या कोई फ्रूट फ्लावर ये सारी चीजें हों। ह्यूमन का नेचर भी एक नेचर होता है जिसको जो पैटर्न के हिसाब से चलता है ना, उसी पैटर्न को कैच करना या कोशिश करना उस पर काम करने का, वो मेरा उद्देश्य रहता है। बहुत अच्छी बात है। और अभी जो हमने जाना वही हम पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल। ओके, अभी तो स्टूडेंट्स, अभी आपकी जो जर्नी है उससे हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे कि जानकारी के हिसाब से। तो आपका बीबीए और एमबीए हुआ है, तो बीबीए और एमबीए ये कोर्स क्या होते हैं और इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए ये कोर्स करना हो तो? एक्चुअली बीएफए मैंने सुना था, जब मैं इंदौर कॉलेज में था तब मैं बीएफए कर रहा था। यहाँ आके पता चला कि वो बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट है। जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट में मेरा फर्स्ट जो ग्रेजुएशन है वो हुआ। तो उसमें बेसिकली यही सारी चीजें होती हैं जो बीएफए में होती है, पर पहले का एक पैटर्न अलग होता था। उसकी पात्रता के लिए आप 12th पास होना बहुत जरूरी है, कि आपने फर्स्ट क्लास उससे आपने 12th पास किया, आपका स्केचिंग वगैरह और जो एक कंपोजिशन सोचने का तरीका, इमेजिनेशन, वो बहुत होना चाहिए। और फिर उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? हाँ, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें एमएस यूनिवर्सिटी में, और जिसमें कलर डिजाइन होता है, स्केचिंग होता है और एक इमेजिन करके एक कंपोजिशन बनाना होता है, वो होता है। फिर ये 3 चीजें आप क्लियर कर लें, उसके बाद आपका एक वाइवा होगा, एक रिटन टेस्ट भी होता है कि थ्योरी के बारे में आप कितना जानते हैं। ये सब चीजें मैंने इंदौर कॉलेज में मुझे नहीं मिला। वहाँ सिर्फ मैंने स्केचिंग किया और मेरा एडमिशन हो गया। और ये थ्योरी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नॉलेज गेन करने के लिए कुछ तो पढ़ना होगा, और वो अगर आप आदत बना लें तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि हमें उतनी ये नहीं होता है, लेकिन वो बनाना बहुत ज़रूरी है। वो बाद में समझ में आता है जब कॉलेज से निकलते और मास्टर्स के लिए मैं इधर क्या होता है, अब अगर फाइनल ईयर में टॉप 5 में आते हैं तो आपका एडमिशन ऐसे हो जाता है। लेकिन मैंने 1 साल गैप किया, फिर मैंने मास्टर्स किया। तो मास्टर्स 2 साल का होता है एमबीए, और उसमें डिसर्टेशन, उसमें इंटर्नशिप करना होता है। तो मैंने पेंटिंग में किया था, बट यहाँ एक चीज़ और ही अच्छा है, बैचलर में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स या फिर पॉटरी। तो मैंने पॉटरी चूज किया था, क्योंकि मुझे 3 डायमेंशनल उसमें भी खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैंने भारत भवन में वो थोड़ा पॉटरी किया था, जिस वजह से मुझे बैचलर में यहाँ अच्छे से एडमिशन मिला। तो अखिल सर से मैंने बहुत सारा कुछ सीखा पॉटरी में, और बाद में 2 साल उन्होंने बोला कि पॉटरी में मुझे मास्टर्स कर लेना चाहिए। तो मैं बोला नहीं सर, मुझे पेंटिंग ही करना है। तो पेंटिंग में मैंने ये किया। फिर मैंने इंटर्नशिप के लिए मैंने वेल्डिंग चूज किया। वो एक अलग पार्ट है। कोई मास्टर्स के सेकंड ईयर में? हाँ, मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की छुट्टी में इंटर्नशिप करना होता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट। तो मैंने वेल्डिंग चूज किया, और मैंने वेल्डिंग में काफी सारे ऐसे चीजें जो आजकल स्क्रैप में बनता है ना,
उसके छोटे छोटे मैकेट्स ये सब चीजें बनाई थी, वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो प्ले करने के वो लिए भी आपको डिफरेंट मीडियम हाँ, में बहुत experience मिला। अच्छा है वो, ओके। तो इंटरेस्टिंग है वो। और उसके बाद वो एमबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके? एमबीए में कंपोजिशन होता है, क्रिएटिव कंपोजिशन, हम्म, बेसिक वही होता है विजुअल आर्ट का। तो जिसमें फिर आपको एक डेजर्टेशन करना होता है, डेजर्टेशन में जैसे आपको एक थीसिस लिखनी होगी ओके। कि आपने मान लो कोई भी एक टॉपिक चूज किया, हम्म, तो मैंने 3 ऐसे आर्टिस्ट चूज किए थे जिनके काम और मेरे काम में क्या डिफरेंस है, तो वो फर्क पड़ता है उससे कि आपको उनके बारे में समझने को मौका मिलता मौका है, मिलता है, बिल्कुल। जानने को मौका मिलता है। बिल्कुल। तो उससे आप खुद के काम को कंपेयर कर सकते ये हैं, हाँ, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। वही। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मास्टर्स में सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें वाइवा के लिए बाहर से सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, वो आपके काम को जज करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि एक लाइफ का है ना, एक टर्निंग पॉइंट होता है हाँ हाँ, सही कि बात। तब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको आपके काम के बारे में जवाब देते हैं। जवाब देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से इंडिया में 70% आर्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं रखते नहीं हैं। रखते, बिल्कुल। पर ये होनी जब चाहिए। चीजें जब आप जवाब देना सीख जाएंगे ना, तो आप इंडिया क्या बाहर की कोई भी गैलरी हो, आप उनको काम दिखाइए, वो आपके काम को जवाब के साथ रखेंगे। रखेंगे, बट ये बोलते हैं ना विजुअल आर्ट है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है, बट वो समय गया। गया वो, बिल्कुल। अभी तो अभी जो तो चेंज आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट बिल्कुल करना आना चाहिए। चेंज है। और मेरे ख्याल से मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें। हम्म, मैंने फ्रांस के कॉलेज के लिए एक सिलेबस रेडी किया था, हाँ जिसमें मैंने इंडियन आर्ट को ही रखा, हाँ। और उसमें मॉर्निंग का सेशन में ये 1 घंटा योगा होगा जो गुरुकुल पद्धति के हिसाब से। तो मैंने अच्छा रिसर्च करने के बाद इसमें जैसे कांगड़ा, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, ये पहाड़ी शैली, ये सारी चीज़ों को, क्योंकि और दूसरा जिन मैं आर्टिस्टों के साथ टॉक कर रहा हूँ ना, उनसे मैंने एक बातचीत करा कि जो भी स्टूडेंट्स बाहर से आएंगे उनको आप अपने स्टूडियो में 3 महीने का इंटर्नशिप दीजिएगा। हाँ हाँ, तो उससे हमारे यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा, और दूसरा कि वो लोग तो वेस्टर्न ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उन लोगों को इंडियन आर्ट को जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी कॉलेजेस है ना, वो वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। मुझे हाँ। ऐसा फील होता है हाँ कि आप दूसरी जगह की मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हम बाहर के, मेरे काम में भी इन्फ्लुएंस है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ हाँ, कि मुझे जो कॉलेज में पढ़ने सीखने जानने को मिला, मैं उससे इन्फ्लुएंस हुआ, तो आज दिखता है। तो बस कोशिश करते हैं कि उसमें अपनी भारतीयता कहीं ना कहीं हो, क्योंकि हम भारत में हैं। हाँ, वो हमारे रूट्स है, तो बिल्कुल। हाँ उसको लेके जैसे जाएंगे हम आगे तो ज्यादा बिल्कुल। अच्छा रहेगा। और ऐसे कई सारे गैलरीज हैं बाहर में। हम्म, मैंने अभी गैलरिस्ट हैं, तानिया धारानी करके, लंदन में रहती हैं, वो सदबे के साथ काम करती थी। उन्होंने बोला अपनी इंटरव्यू में कि उनके पास 2 गैलरी ऐसी थी जो इंडियन आर्ट को वो लोग देखते हैं, और लेकिन उसमें कुछ काम में भारतीय जो एक परंपरा है या कुछ भी हमारा एलिमेंट्स है culture जो है। कल्चरल, वो दिखना चाहिए। हाँ, तो आज के समय में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। कोई नहीं रहता, तो बिल्कुल। वो चीजें भी बहुत है ना कि आप किससे कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो जो स्टूडेंट्स को काम आए। और ये फिर कम्युनिकेशन की बात हो गई जो आपने शुरुआत में बताई थी, बिल्कुल। कि आर्टिस्ट को कम्युनिकेटिव होना जरूरी बिल्कुल। है, बात करनी चाहिए बिल्कुल लोगों से। बिल्कुल। और कॉलेज के दौरान सर आपको कॉलेज के दौरान भी और उसके बाद भी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली? देखो, कॉलेज के टाइम तो मैंने इतना ज़्यादा मैंने इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय इतना इन्फॉर्मेशन था नहीं, इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था। पर फिर भी अगर बात करें तो उस समय इनलैक फाउंडेशन का एक अवार्ड होता था। फिर उसके बाद ग्रीन शील्ड था। ग्रीन शील्ड में अभी भी स्टूडेंट जो लोग रियलिस्टिक काम करते हैं वो ग्रीन शील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग 3 टाइम्स वो अवार्ड देते हैं और अच्छा खासा ग्रांट देते हैं। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद वो लोग 4 लाख रुपए जितना वो लोग देते हैं, डॉलर में, जो कैनेडियन डॉलर में होता है, वो लगभग 4 लाख होता है। फिर दूसरे बार अगर अप्लाई करें तो बढ़ा के मांग सकते हैं। तो ऐसे हैं, और भी बहुत सारे हैं जो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के हैं, मतलब ये है, फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे अगर अभी इंटरनेट पे हम सर्च करने जाए ना, तो कॉलेज करते हुए भी बहुत सारे ऐसे फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलते हैं जो स्टूडेंट्स को काम आ सकते हैं। और पास आउट कॉलेज के बाद आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली? मुझे स्टेट अवार्ड मिला मध्य प्रदेश का। फिर मुझे
पोलाक क्रेसनर फाउंडेशन जो अमेरिका में है वो 2 बार मिला। एक बार वो कॉलेज पास आउट होने के बाद ही मैंने अप्लाई किया था तो उस समय मिला। फिर मैं बॉम्बे में था 2018 में मैंने फिर से अप्लाई किया 17 में, तो फिर वो दोबारा मिला। और वो अच्छा खासा ग्रांट रहता है, मतलब एक आर्टिस्ट का लाइफ सेट करने के लिए उस तरह से अपॉर्चुनिटी अगर हो तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से भारत में भी इन सब चीज़ों को ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि जो जैक्सन पोलाक उनका नाम सब लोग जानते हैं और उन्हीं के नाम से वो फाउंडेशन बना हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने भारत में भी इतने सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर जो लोग हैं नहीं हैं उनके नाम से फाउंडेशन है, वो लोग भी चाहे तो शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं, एक मोटिवेशन के तौर पर बिल्कुल। स्टूडेंट्स को उसकी जरूरत बिल्कुल। होती है। और वो कोई आम बात नहीं होती है, उसके लिए है ना आपको गट्स चाहिए कि आपके पास बहुत सारा फंड है, लेकिन उन फंड्स को ऐसे स्टूडेंट व आर्ट फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए लोग भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जिनके पास फंड है और आर्ट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस तरह से कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ये आपने बात कही है बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। और जो आपने पोलाक के बारे में बताया तो वो यूएसए की हाँ, ये ग्रांट है। यूएस की ग्रांट है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 200 आर्टिस्टों को दिया जाता है। तो इसमें संस्था भी वो कर सकती हैं, मतलब अप्लाई, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी कर सकते हैं। तो आपने अब आपने बताया कि पास आउट होते होते भी आपने किया था और बाद में कुछ साल बाद भी किया था, तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की? मतलब एक ये बाहर की ग्रांट है एक्चुअली इसके बारे में मैं एक व्यक्ति का नाम और लेना चाहूँगा, मोहन मालवीय, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे 2003 में इंदौर में जब था तब उन्होंने इस ग्रांट के बारे में बताया था। तो मैं वो भरते भरते 2011 में मैंने भरा, और 11 में भरा। उसमें 3 रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं उनसे, सीनियर आर्टिस्ट, और उसका एक बजट बनाना होता है, एक कवर लेटर, वो सारा कुछ मैंने मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है एक प्लेलिस्ट में, हाउ टू अप्लाई पोलाक क्रेसनर फाउंडेशन ग्रांट करके। तो वो लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देखें। यस, तो इसमें डिटेल्स सारे हमें मिल जाएंगे। उसमें हर एक चीज के लेके मैंने, कवर लेटर कैसे लिखना है, इमेज की एडिटिंग कैसे करनी है। हालांकि इमेज की एडिटिंग में आप कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो होना चाहिए, उसके नीचे डिटेल वगैरह कुछ नहीं डालना है। सिर्फ जो अप्लाई करें तो वो फाइल का नाम लिखना जरूरी है, और वो कौन सा काम है उसके लिए एक अलग सा फाइल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट होता है, इमेज आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, वो लिखा होना चाहिए कि ये इमेज ये है। मतलब इमेज का अलग से तो सब वो और जो राइटिंग है वो अलग से होगा। और दूसरा उसमें एक चीज है कि 2 साल के काम या 5 साल के काम आप उसमें दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसी साल किया हुआ है, छोटा बड़ा साइज का कोई मैटर नहीं करता। और बहुत इंटरेस्टिंग है वो, जब आप अप्लाई करें तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 दिन में भी भर सकते हैं आप, अगर आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है। बिल्कुल। तो जो राइटिंग उसके लिए करनी होती है, मतलब अभी आर्टिस्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो उसके लिए ज़्यादा स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, बिल्कुल ये देना बहुत ज़रूरी है। और आजकल एक चैट जीपीटी करके आया है, पहले हमारे समय ये सब नहीं था, हम हिंदी में लिखते थे, फिर हमारे आर्ट हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को बोलते थे इसको ट्रांसलेट करके दो या गूगल ट्रांसलेट करके दो। तो आजकल जो चैट जीपीटी आया है उसमें आप आपके काम के बारे में थोड़ा बहुत ये करते जाए, वो आपको एलोब्रेट करके और चीज़ें बताता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और काम के बारे में जो खुद आप लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में हो उसको आप लिखिए, फिर उसको आप किसी से उसको ट्रांसलेट करवा लीजिए, फिर वो ट्रांसलेट किया हुआ आप चैट जीपीटी में डालेंगे तो वो और रिफाइन कर देगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं लिटरली बताऊं, मैंने जब उनसे कम्युनिकेट किया ना, तो मैंने उनको बोला कि मुझे इंग्लिश इतना समझ में नहीं आता है, वो लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे। उन्होंने सिंगल लाइन में मुझे रिप्लाई दिया कि मैं इजीली समझूं। तो वो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। आपको अगर नहीं, ये आप उतना कमांड नहीं है तो आप डायरेक्ट बात करें उनसे, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छी बात है, मतलब सही में वो सपोर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट को। बिल्कुल, तो ये चीजें वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ना कि हमें इतनी सारी इंग्लिश आती है तो ही हम फील्ड में ये कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बात बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब काम की तरफ अगर हमारा पूरा ध्यान हो तो बाकी चीजें थोड़ी सी आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती तो घबराने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये स्टेटमेंट की बात जो मैंने बताई आर्टिस्ट स्टेटमेंट की, वो बहुत जरूरी है, student इम्पोर्टेंट है। वो आप मराठी में लिखना लिखे, चाहिए। आप हाँ, गुजराती कोई में भी लिखे, आप भाषा। हिंदी में लिखें, लेकिन काम का एक स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। कहीं आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप कुछ भी ऐसे उठा के फोटो मत भेज दें। जब आप काम भेज रहे हैं प्रॉपर तरीके, एक प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है कि वो पहले पेज पे आपका पोर्टफोलियो का कुछ लिखें कि ये पोर्टफोलियो है मेरा, इस ईयर का है या 2 साल का या 5 साल का है। फिर उसमें एक जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग के नीचे आपका नाम, आपका टाइटल, आपका साइज, जो भी काम का साइज है, वो ईयर, किस मीडियम में बना है, वो ऐसे 10 काम के इमेजेस हों, और नीचे आपका कांटेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस होना चाहिए। फिर आर्टिस्ट स्टेटमेंट अलग से बनाएं, अलग से मतलब जो भी आप बना रहे हैं वो पीडीएफ में बना के रखें। हम्म। मान लीजिए आपसे किसी एक ने एक काम मांगा, हाँ, ठीक है, आपने वो पीडीएफ उठा के दे दिया। हाँ, पीडीएफ बहुत 5-7 MB का होता है, आप उठा के दे दें, वो आपका एक काम देखने के बजाय आपके 10 काम देखने को 10 मिलेगा काम। उसमें। हो सकता है उसमें से आपको कुछ पसंद आ जाए, उनको कुछ पसंद आ जाए, शायद हमें जो एक पसंद आए वही उसको पसंद ना आए, हो सकता शायद है तो दूसरे कुछ को और भी पसंद पसंद आ और भी सकता है। तो पसंद इसलिए आए। हमेशा प्रिफर करें कि एक इमेज ना भेज के किसी को भी, अगर गैलरी हो तो उसको पीडीएफ सेंड करना चाहिए। तो दूसरा, जैसे हम बात करें कि एक बायोडाटा प्रॉपर होना जरूरी है, बिल्कुल। फिर एक आर्टिस्ट स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, और जैसे इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर क्या होता है सर? कवर लेटर होता है जो आपका पूरा ब्रीफ है उस कवर लेटर में आ जाएगा, वो ज़्यादा नहीं, 8-10 लाइन का होता है। मतलब हमें ये ग्रांट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए, हम उसका क्या यूटिलाइज करेंगे, हमें कितना ग्रांट चाहिए, वो सब उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये तो सब भी सोचना स्टूडेंट को जरूरी है, जरूरी सीखते है। वक्त ही, और बाद में वो अप्लाई कर बिल्कुल, सकते हैं। और पास मुझे आउट लगता है होने कि के बाद। स्टूडेंट्स को है ना बीच बीच में अपने काम, अपने क्लास के लोगों को लेकर डिस्कशन करना चाहिए हाँ, कि ये बहुत जरूरी आपने बात है। आपने क्या किया, आप किस थॉट पे काम कर रहे हैं। हम्म। ये आंसर देना कि मुझे अच्छा लगता है, वो कोई जवाब नहीं वो होता। कोई जवाब नहीं है। आपने ये बात क्यों किया वो सवाल अपने आप से जब करेंगे और जब उसका आंसर मिलना शुरू होगा ना, तो हाँ। आपको मजा आएगा। मजा आएगा, और हम कितनी क्लैरिटी है अपने खुद के बारे में, हाँ। वो भी बहुत मैं जरूरी एक चीज बताऊं, अभी मैंने कुछ टीम टेंट किए थे एक जगह के लिए, तो किसी ने बोला कि ये क्या बनाया है, मतलब क्या बनाया है और ये कौन लेगा। मैं बोला लेगा नहीं लेगा वो बात की बात है, हाँ, लेकिन हाँ। जो करके मुझे जो सुकून मिला और लोगों को एक मैसेज जो जाता है ना, जो ये काम आज से 100 साल या 50 साल बाद किसी ने मान लो इमेज देखा, हाँ। उसको याद क्लिक होगा कि ये गोविंद का काम है, हाँ, और ये बात वही ज्यादा जरूरी है। एक आइडेंटिटी बनाना, एक किसी के मन में एक वो छाप छोड़ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए काम के पीछे होता है, सबको पैसे की जरूरत भी होती है, लेकिन काम ऐसा हो जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। याद रखे, और शायद वो बिक भी जाए तो शायद इतने लोगों तक ना पहुंचे जो आपके वहाँ पे डिस्प्ले करने से पहुंचता है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहती हूँ कि भारत और अन्य देशों में ऐसी कौन सी गैलरीज है जो स्टूडेंट को सपोर्ट करती है? बहुत और, सारे हैं, मतलब यंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है? बहुत सारे हैं। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे ना, ये हर एक अलग जगह की अलग अलग गैलरीज हैं। पर्टिकुलर जैसे अगर हम देखने जाएं, आइकॉन गैलरी है वहाँ पे, अभी जैसे दिल्ली में बहुत सारी गैलरी जिनके ब्रांचेस हैं वहाँ पे अलग अलग जगह पे। फिर बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं, जो इंटरनेशनली ओपन कॉल्स होते हैं। आप गूगल पे डालेंगे इंटरनेशनली ओपन कॉल फॉर इंडियन आर्टिस्ट, आपको बहुत सारे ऐसे पूरे लाइन से मिल जाएंगे, और लगभग 80-90 ग्रांट्स हैं जो कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद वो लोग हर एक, मतलब आप अप्लाई करते रहें। नाम लीजिएगा कुछ गिने नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है अचानक से, गूगल पे आप डालेंगे तो आ ही जाएगा। और ऐसे जो एम्बेसीज होते हैं, मतलब इंडिया के जो एम्बेसीज जो बाहर रहते हैं, एम्बेसीज भी बहुत सपोर्ट करती हैं। अच्छा। हाँ, ये खास एक बात है कि अगर जैसे आप नेहरू सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको वहाँ आईसीसीआर जो अपने यहाँ पे है, आईसीसीआर आपको ट्रैवल ग्रांट देता है। अच्छा। हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को हाँ, इंफॉर्मेशन में होगा कि आईसीसीआर में आप आवेदन कर सकते हैं कि मुझे नेहरू सेंटर मिला है तो मुझे टिकटिंग का और स्टे का दिया जाए, तो आपको ग्रांट अप्रूव करते हैं।
और नेहरू सेंटर आपको, आप जब अप्लाई करेंगे तो नेहरू सेंटर आपको फ्री में गैलरी देता है। वहाँ से बिक नहीं सकता, बेच नहीं सकते, लेकिन वो आपको डिस्प्ले के लिए देता है। डिस्प्ले के लिए देते हैं। और डिस्प्ले के बाद अगर लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो ये लेकिन ऐसी ये चीज है। करने के लिए ग्रांट तो मिलती है पहले कि हम हाँ। काम कर सके उससे, या फिर ट्रैवल ग्रांट? बिल्कुल, ट्रैवल ग्रांट के लिए आपने मान लो बुक कर लिया और आपको किसी से लेके बुक किया, फिर आपने अप्लाई किया, तो वो लोग कंसिडर करते हैं। हाँ। और जैसे अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में भी जो ललित कला है वो भी ऐसे ग्रांट देती है कि 1 लाख रुपए वो लोग ग्रांट देते हैं आपके इंडिया में कहीं भी शो करने के लिए। ऐसे ग्रांट वो 3 बार देते हैं। 3 बार? तीन एक बार। आर्टिस्ट को 3 बार? 3 बार मिलता है। अच्छा। और दूसरा इंटरनेशनली ग्रांट भी ऐसे होता है, लेकिन वो लोग उसमें 3 लाख रुपए देते हैं। ओके। तो वो इंटरनेशनली, जैसे दुबई में नेहरू सेंटर में अप्लाई किया तो वहाँ पे पूरी बातचीत किया, या कैटलॉग वगैरह के लिए ऐसे ग्रांट भी होते हैं हर एक जगह के ललित कला जो संस्थान है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो इंडियन बिनाले था उसमें मोदी जी ने एक बात कही कि जो भी लोग आर्ट फील्ड में हैं, चाहे वो कंटेम्प्रेरी हो, चाहे वो आर्टिजन्स हो, आर्टिजन्स रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल है। हाँ। उसमें जाके आप रजिस्टर कीजिए। जो हस्तकला विभाग है, जरूरी नहीं कि आप हस्तकला बनाते हो, आप पेंटिंग करते हैं, आप उसमें रजिस्टर कीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो मैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी पढ़ रहे हैं, तो वो आर्टिजन पोर्टल में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। उनके पास जानकारी मेल के थ्रू आती रहेगी कि कैसे जगह पे उनको अप्लाई करना है, कहाँ पे वो उनका काम आएगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अभी के गवर्नमेंट उतना, मतलब मैं बोलूँ कि अगर दिल्ली ललित कला हो या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, उनके साइट्स पे रेगुलर विजिट करते रहे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और दूसरा, ओपन कॉल करके एक साइट है इसमें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मुझे जितने भी बाहर की अपॉर्चुनिटीज मिली सोशल मीडिया के थ्रू मिली। मैं ये नहीं बोलता कि सोशल मीडिया बुरा है, दिन भर लोग उसमें रील्स देखते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उसमें बहुत सारे काम की चीजें मिलती हैं, उसको बस आप छान के रख लें, बाकी सब चीजों को जाने दें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ से हमें सुनने को मिली है, और आपने जो जानकारी शेयर की, बहुत कम लोग करते हैं। बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और स्टूडेंट के हिसाब से बहुत ही आसान भाषा में आपने सब कुछ समझाया। नहीं, बिल्कुल, और इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि काम मन लगा के करना बहुत जरूरी है। काम में ज्यादा समय दें, फालतू की जो चीजें हैं, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, उन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होना है। काम आपको लेके जाएगा। जो चीजें आप आसपास में घटित होती हैं, उन सब चीजों को लेके आप काम करें। अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो काम जरूर कीजिए। और इस चैनल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे, जानने को, सुनने को मिलेंगे। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार. सुखमच्या इंस्टाग्राम पेजसोबतच आम्ही घेऊन आलो आहोत सुखमचं नवीन यूट्यूब चॅनल. सुखम गॅलरी नावाचं आमच्या यूट्यूब चॅनलवरून तुम्हाला सिनियर आर्टिस्टचं मार्गदर्शन मिळेल, आणि त्यासोबतच कला क्षेत्रात उपलब्ध असणाऱ्या संधींची माहिती सुद्धा मिळेल. पण यासाठी आम्ही अधिकाधिक माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू, यासाठी आम्हाला तुमच्या सपोर्टची खूप गरज आहे. तर तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करू शकता आमचं चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करून. तर तुमच्या लाईक्सनी आम्हाला प्रोत्साहन मिळत राहील अजून काम करण्यासाठी. तुमच्या शेअर करण्याने अनेक मुलांपर्यंत ही माहिती पोहोचत राहील, आणि तुमच्या सबस्क्राईब करण्याने तुम्ही सुखमसोबत जोडून राहाल. तर आमचं चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, आणि सुखमसोबत कनेक्टेड राहा. थँक्यू.